of IIMMI. Vishata Solanki, Senior Faculty and Financial Advisor, welcoming you. And today the topic of the webinar is share capital, issue and forfeiture of shares. Today we are going to discuss about that, and we will also understand how these things are very important in issue of share capital together with the forfeiture. Today we are going to see what is share capital actually is all about. Share capital, which is really very important, and some students really feels कि शेयर कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये टॉपिक तो काफ़ी डिफिकल्ट है. कुछ स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम आती है कि शेयर कैपिटल जो होती है वो टर्म क्या कैसे यूज़ होती है, जिनका नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड होता है. तो ऐसे केसेस में शेयर कैपिटल को समझना काफ़ी इजी है. शेयर कैपिटल इज़ नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक एट ऑल. इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक एंड इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल की टर्म को अगर आप समझने की कोशिश करें तो शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी जो भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया गया है बाय द पीपल, दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल किसी भी कंपनी की अगर आप बात करेंगे तो ये कंट्रीब्यूशन होता है उस मनी का जो शेयर होल्डर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं. सो दिस इज अ रियल कैपिटल ऑफ द कंपनी. और इसीलिए कंपनी को जब वो स्टार्ट होती है तो देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस, उसे कैपिटल की जरूरत होती है. जब सारा अमाउंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अवेलेबल नहीं होता तो उस केस में शेयर होल्डर्स की हेल्प से एक्स्ट्रा अमाउंट एडिशनल कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट की जाती है बिजनेस के अंदर, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जिसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं. शेयर कैपिटल के लिए स्पेसिफिकली फॉर द प्रूफ शेयर सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं. सो शेयर इशू करके मार्केट से शेयर कैपिटल रेज की जा सकती है फ्रॉम द पीपल. सो दैट्स वाई शेयर कैपिटल की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है. शेयर कैपिटल इशू करने के लिए कैसे शेयर्स को इशू किया, शेयर कैपिटल गेन करने के लिए कैसे शेयर्स को इशू किया जाएगा, इशू करने के बाद कैसे उनसे मनी कॉल किया जाएगा, आफ्टरवर्ड ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे शेयर कैपिटल से अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो कैसे उनकी शेयर्स को फोरफिट कर लिया जाएगा और किस किस तरीके से शेयर को इशू किया जा सकता है. क्या फोरफिटेड शेयर्स को भी फिर से री इशू किया जा सकता है, ये सब टर्म्स आज हम समझने वाले हैं. बेसिकली अगर हम किसी भी कंपनी की शेयर कैपिटल की बात करें तो सबसे पहले शेयर कैपिटल ऑथराइज शेयर कैपिटल होती है, यानी कि एनक्लेट से अप्रूव कराना पड़ता है कोई भी कंपनी स्टार्ट होने के बाद कि कितनी शेयर कैपिटल जो है वो ऑथराइज्ड है. इशू करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है. एनक्लेट से जब परमिशन मिल जाती है, यानी कि कंपनी लॉ बोर्ड से जब परमिशन मिल जाती है कि इतनी ऑथराइज कैपिटल जो है वो कंपनी इशू कर सकती है, उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी कैपिटल टुगेदर इशू की जाए. उसमें से इशूड कैपिटल का मतलब ये है कि जितनी कैपिटल अभी ऑल ऑफ ए सडन फॉर एट प्रेजेंट इशू की जा रही है बाय द बिजनेस, तो उसे बोलते हैं इशूड कैपिटल. ऑन द अदर हैंड जितनी भी कैपिटल जो है वो फ्यूचर के लिए रिमेनिंग रिजर्व रख दी जाती है कि इसे जब फ्यूचर में बिजनेस एक्सपेंड करेगा तो उस टाइम पे हम इशू कर लेंगे, तो उसे बोल दिया जाता है अनइशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. नंबर वन इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अदर वन इज अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल. सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है इसकी भी डिवीजन टू पार्ट्स में होती है. सब्सक्राइब कैपिटल यानी जितनी इशू की गई थी कैपिटल उसमें से कितने शेयर होल्डर्स ने परचेज किए हैं शेयर्स और कैपिटल इन्वेस्ट किए बिजनेस के अंदर, उसे कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल. ऐसा भी हो सकता है कि कई बार कुछ कैपिटल जो है वो रेज नहीं हो पाई, यानी कि कुछ शेयर्स जो है वो सेल नहीं हो पाए, तो उसे बोलते हैं अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल. जितनी भी कैपिटल सब्सक्राइब की जाती है उसको फिर हम कॉल करते हैं मनी के लिए. जितना भी मनी होता है वो इमीडिएटली कॉल नहीं किया जाता, वो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. सपोज 100 रुपीज कॉल किए गए हैं तो 100 रुपीज का जो शेयर है उसका 100 का 100 अमाउंट एक ही साथ नहीं कॉल किया जाता, उसकी डिविजन्स होती हैं. सबसे पहले जब एप्लीकेशन फिल करता है कोई भी शेयर होल्डर शेयर परचेज करने के लिए कोई भी पर्सन, तो उस केस में जितनी भी शेयर कैपिटल जितना भी अमाउंट है शेयर का 100 रुपीज, सपोज कीजिए उसका 20 रुपीज हम कह रहे हैं कि एप्लीकेशन मनी जो है वो एप्लीकेशन के साथ भेज दिया जाता है. उसके बाद अगर उसकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है बाय द कंपनी तो उसके बाद वो अलॉटमेंट उसको कर दिया जाता है शेयर्स का, फिर वो अलॉटमेंट मनी भेजता है. उसके बाद हो सकता है कि रिमेनिंग अमाउंट जो 2 या 3 पार्ट्स की कॉल्स में डिवाइडेड हो.
फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल। तो इसका मतलब मान लीजिए 20 रुपीज एप्लीकेशन पे थे, उसके बाद 20 रुपीज अलॉटमेंट थे, उसके बाद रिमेनिंग 20 करके 3 कॉल्स जो है वो कॉल की गई बाय द कंपनी। तो इसीलिए जो 100 रुपीज है वो ब्रेकअप्स में, टुकड़ों में जो है वो रिसीव किया जाता है बाय द कंपनी शेयर इशू करने के बाद। यानी कि अलॉटमेंट मनी हो सकता है, उसके बाद फर्स्ट कॉल हो सकती है, सेकंड कॉल हो सकती है और फाइनल कॉल भी हो सकती है। तो इस तरीके से जितना अमाउंट जो है वो रिसीव हो गया उसे बोलते हैं पेड अप कैपिटल, और जितना अमाउंट अभी रिमेनिंग है, अभी कॉल नहीं किया गया या अभी रिसीव नहीं हुआ, तो उसे बोलते हैं अनपेड कैपिटल। जो भी अमाउंट हम रिसीव करते हैं एज अ शेयर कैपिटल, अब 2 तरह के शेयर्स में उसे डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि इक्विटी शेयर्स भी इशू कर सकती है कंपनी, ऑन दी अदर हैंड जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किए जा सकते हैं कंपनी के द्वारा। दोनों ही ऑप्शंस उनके पास होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं और प्रेफरेंसेस शेयर्स कौन से होते हैं। इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनमें जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको राइट्स होते हैं कि वो वोट कर सकते हैं, जितनी भी कंपनी की मीटिंग्स होती हैं उनको अटेंड कर सकते हैं, वोट कास्ट कर सकते हैं, प्लस उनके राइट्स होते हैं कि वो प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं। ऑल्दो उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कंपैरेटिवली सेकेंडरी चांस मिलता है प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, उनके पास कोई शेयरिंग के लिए पर्टिकुलर रेशियो नहीं होता कि इसी रेशियो में उनको प्रॉफिट मिलेगा। अगर अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया है तो काफी अच्छा ह्यूज प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल जाता है, लेकिन अगर किसी साल में लॉसेस भी हुए हैं या अच्छा प्रॉफिट नहीं अर्न हुआ है तो उस साल में इक्विटी शेयर होल्डर्स को हो सकता है कुछ भी ना मिले और उनको खाली हाथ रहना पड़े। तो ये इक्विटी शेयर्स जो होते हैं उनकी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात करूं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं वो पर्टिकुलरली परसेंटेज फिक्स्ड होती है उनकी कि उनको इतना ही प्रॉफिट जो है वो रिसीव होगा। अगर प्रेफरेंस शेयर्स को जब भी प्रॉफिट प्रीवियस ईयर में नहीं रिसीव हुआ तो हो सकता है अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो उनको नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट मिल सकता है। प्रॉफिट का ये काफी अच्छा ऑप्शन उनके पास होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंपैरेटिवली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें। जब भी वाइंडिंग अप होगा कंपनी का तो उस टाइम पे सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कैपिटल रिटर्न की जाती है, उसके बाद अगर बचती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी रिटर्न मिल जाता है। अगर हम बात करें प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोला जाता है। लेट्स टॉक अबाउट द इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, अब हम शेयर कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं शेयर्स को और हम सब्सक्राइब करना चाहते हैं शेयर कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। तो उस केस में हम किस तरह से एंट्रीज पास करते हैं, किस तरह से ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा लाइमलाइट करना चाहेंगे। आफ्टर दैट इशू ऑफ शेयर्स के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी। कोई भी कंपनी सबसे पहले अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है और प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद ये बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी जो प्रोस्पेक्टस इशूड है उस पर एप्लीकेशन मनी उनको रिसीव हो। जब उनको एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है तो वो शेयर इशू करना शुरू कर देते हैं। जब वो शेयर इशू करते हैं उसका फुल डिस्क्रिप्शन उनके प्रोस्पेक्टस के अंदर ऑलरेडी गिवन है कि वो शेयर्स को पार पे इशू करना चाहते हैं, वो शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करना चाहते हैं या फिर वो शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करना चाहते हैं। बात करते हैं शेयर्स को अगर पार पर इशू किया जाता है तो जो शेयर की एक्चुअल फेस वैल्यू है उसी फेस वैल्यू पे अगर शेयर्स को इशू किया जाता है तो उसे इशूड एट पार कहते हैं। लेकिन अगर किसी भी शेयर को जिसकी वैल्यू मान लीजिए 100 रुपीज है और उसे इशू किया जा रहा है 120 रुपीज पे तो इशूड एट प्रीमियम उसे बोला जाता है। और उसके बाद अगर ऐसा भी हो सकता है कि 100 रुपीज का शेयर जो है उसे 80 रुपीज में इशू किया जा रहा हो तो इशूड एट डिस्काउंट भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे 3 सर्कमस्टांसेस हमने देखी कि पार पर भी इशू किया जा सकता है शेयर्स को, हमने देखा कि शेयर्स को प्रीमियम पर भी इशू किया जा सकता है, हमने ये भी जाना कि शेयर्स को डिस्काउंट पर भी इशू किया जा सकता है। जब भी शेयर्स को इशू किया जाता है एक चीज बहुत ही ध्यान रखने वाली है कि शेयर्स को इशू करते टाइम एंट्रीज पार वैल्यू, डिस्काउंट पर होने वाली वैल्यूज या फिर शेयर प्रीमियम यानी कि प्रीमियम पर अगर इशू किया जाता है शेयर्स को तो तीनों के ही एंट्रीज अलग अलग होती हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे अगर फेस वैल्यू पे यानी कि पार वैल्यू पे इशू किया जा रहा है शेयर्स को तो किस तरह की एंट्री जो है वो हमें एंटर करनी होती है अपने अकाउंट्स के अंदर। तो सबसे पहले जब भी कोई भी अमाउंट जो है वो एप्लीकेशन पर रिसीव होता है, सबसे पहले कोई भी मेंबर जो शेयर परचेज करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन मनी भेजते हैं एप्लीकेशन के साथ। तो इसीलिए बैंक में जो है वो अमाउंट रिसीव हो जाता है कंपनी को, तो इसीलिए बैंक अकाउंट रेज हो जाता है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि मनी जो है वो शेयर एप्लीकेशन से रिलेटेड आया है तो इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन किया जाता है। उसके बाद जब
हम इस शेयर एप्लीकेशन अमाउंट को रिसीव कर लेते हैं तो उसे हम ट्रांसफर कर देते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में। शेयर कैपिटल अकाउंट एक हमारी लायबिलिटी होती है, जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, तो इसीलिए शेयर कैपिटल अकाउंट क्रिएट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसीलिए वो क्रेडिट होगा और शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट जो सारा पैसा था वो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट जो है वो शेयर कैपिटल में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि एट पार हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन एट पार करते हैं तो उस केस में कोई इम्बैलेंस नहीं होता, जितना अमाउंट जो है वो स्टॉक का है, जितना शेयर्स की वैल्यू है उतनी सेम वैल्यू पर हम उसे इशू कर देते हैं। लेकिन केस तब जनरेट होता है जब हम उसे या तो प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं या फिर उसे हम डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं। अगर हम किसी भी शेयर को डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो उस केस में कंडीशन अलग हो जाती है, वहां पे एंट्री भी सेपरेट करेंगे। लेकिन जब हम प्रीमियम पर इशू कर रहे होते हैं तो प्रीमियम पर इशू करते टाइम हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जो एंट्री होगी उसमें थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, यानी कि शेयर प्रीमियम वाला अमाउंट जो एक्सेस 20 रुपीज थे वो हम शेयर प्रीमियम अकाउंट में डाल देते हैं। शेयर प्रीमियम अकाउंट में जो अमाउंट आता है वो अलग से सेपरेटली शेयर प्रीमियम अकाउंट में चला जा रहा है क्योंकि वो प्रीमियम का पैसा है, उसे हम शेयर कैपिटल अकाउंट में नहीं डालते, शेयर प्रीमियम अकाउंट में डाल देते हैं। तो इसलिए हमारी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, और प्रीमियम वाला अमाउंट शेयर के प्रीमियम अकाउंट में चला जाता है, शेयर कैपिटल वाला अकाउंट जो अमाउंट जो है वो शेयर एप्लीकेशन से ट्रांसफर होकर शेयर कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं शेयर्स तो उस केस में ट्रांजेक्शन जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन, उसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, सेकेंड एंट्री, उसके बाद थर्ड एंट्री टू शेयर कैपिटल, यानी कि अगर हमने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट एक लॉस होता है बिजनेस के लिए तो इसीलिए उसे डेबिट किया जा रहा है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उसी रूल पर हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्काउंट को डेबिट कर दिया और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स नाम का एक अकाउंट ओपन किया है जहाँ पे हमने जितनी भी वैल्यू से डिस्काउंट दिया था शेयर के ऊपर वो वहाँ पे पुट कर दिया है। तो इस तरीके से हम सारी एंट्रीज को करते हैं कि कैसे पार वैल्यू, प्रीमियम पर और कैसे डिस्काउंट पर होने वाली एंट्रीज को हम रिकॉर्ड में रखते हैं। उसके बाद आता है कि किस तरीके से हम पूरी ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करते हैं, यानी कि सबसे पहले जैसे कोई भी पर्सन हमारे पास बीइंग अ कंपनी हमारे पास हमारे शेयर्स परचेज करने आने वाला है तो उस केस में जब वो एप्लीकेशन मनी भेजता है प्रोस्पेक्टस को गो थ्रू करने के बाद, तो वो जो भी एप्लीकेशन मनी भेजता है उसके साथ वो हमारे से एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है कि वो हमारे शेयर्स परचेज करना चाहता है, कितने शेयर्स परचेज करना चाहता है वो फुल एक्सप्लेनेशन उसकी एप्लीकेशन में होती है अटैच्ड। तो इसीलिए हम सबसे पहले जैसे ही हमारे पास उसका एप्लीकेशन मनी आता है तो हम एप्लीकेशन मनी आने के बाद पहली ट्रांजेक्शन जो है वो एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जिसमें जो भी मैंने एग्जांपल आपके साथ में शेयर किया है XYZ लिमिटेड का, जिसमें 10,000 शेयर्स इशू किए गए हैं, 20 रुपीज एप्लीकेशन पर मंगाए गए हैं और 2 लाख रुपीज के अमाउंट से हमने डेबिट और क्रेडिट किया है बैंक अकाउंट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का जो भी अमाउंट है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो है वो टू शेयर कैपिटल अकाउंट में डाल दिया जाएगा, क्योंकि अब हमें शेयर अलॉट करने हैं। जब हमें शेयर अलॉट करने हैं और मान लीजिए 30 रुपीज हमें अलॉटमेंट पर कॉल करने हैं किसी भी शेयर होल्डर से, तो इसका मतलब सबसे पहले हम अलॉटमेंट के मनी को ड्यू करके दिखाते हैं। तो पहली एंट्री ड्यू की होती है जिसमें शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट हमने ड्यू करके दिखा दिया है, शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर दिया है 30 रुपीज से, यानी कि शेयर्स 30 रुपीज के अकॉर्डिंगली 10,000 शेयर्स थे तो 3 लाख का अमाउंट हमने यहाँ पर ड्यू करके दिखा दिया है। उसके बाद हमें लेटर ऑन वो रिसीव होता है, जब वो हमें रिसीव होता है तो हम बैंक अकाउंट को रेज कर देते हैं फोर्थ एंट्री के अंदर, और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो है उसके बेसिस पर बैंक अकाउंट जो है इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा क्योंकि शेयर अलॉटमेंट का पैसा हमारे बैंक में आ चुका है 3 लाख रुपीज से ही। उसके बाद हम फिर से फर्स्ट कॉल को ड्यू करके दिखाते हैं। फर्स्ट कॉल को ड्यू करने के लिए फिर से हम एंट्री पास करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद फिर से फर्स्ट कॉल का अमाउंट हमें हमारे शेयर होल्डर से रिसीव हो जाएगा तो फिर से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हो जाएगा, और अल्टीमेटली इसी तरह से हम फाइनल कॉल भी कॉल कर सकते हैं अपने शेयर होल्डर से। तो फिर से हमें फाइनल कॉल को ड्यू करना है और फिर से रिसीव कर लेना है बैंक अकाउंट में। तो ये सारी हमारी एंट्रीज होती हैं जब भी हम शेयर्स को इशू करते हैं, यानी एप्लीकेशन से रिलेटेड एंट्री, अलॉटमेंट से रिलेटेड एंट्री, फर्स्ट कॉल से रिलेटेड एंट्री और फाइनल कॉल से रिलेटेड एंट्री हम पास करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि किस तरीके से
हम फोरफीचर करते हैं। फोरफीचर के बारे में अभी हम समझने वाले हैं। फोरफीचर ऑफ शेयर्स को मैं आपको अभी समझाने वाली हूँ। फोरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब ये होता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि हम पूरे का पूरा जो अमाउंट होता है शेयर्स के ऊपर वो एक साथ कॉल नहीं करते, हम उसको ब्रेक करके कॉल करते हैं। जब हम किसी भी अमाउंट को ब्रेक करके कॉल करते हैं और हमें सारे का सारा अमाउंट कई बार किसी भी शेयर होल्डर से रिसीव नहीं हो पाता, यानी कि शेयर होल्डर डिफॉल्ट कर जाता है, तो उस केस में हम अपने शेयर्स का जो भी फोरफीचर करने वाले हैं वो प्रोसेस शुरू कर देते हैं। यानी ऐसे डिफॉल्टर शेयर होल्डर्स जो फर्स्ट कॉल नहीं दे पाए, जो अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाए या जो फाइनल कॉल नहीं पे कर पाए, उनका जितना भी सोफार अमाउंट रिसीव हो चुका है वो फोरफिट कर लिया जाता है बाय द कंपनी। उसमें से कुछ भी वापस नहीं किया जाएगा शेयर होल्डर को, और शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट कर दिया है तो वो शेयर्स भी उससे वापस ले लिए जाएंगे, फोरफिट कर लिए जाएंगे, और उनको हो सकता है फिर किसी और मेंबर को इशू कर दिया जाए। तो इसीलिए इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर्स। यानी कि जो भी अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स में मंगाया गया है तो उसको अगर नहीं पे किया गया है बाय द शेयर होल्डर्स तो उस शेयर्स को हम फोरफिट कर देते हैं कंपलसरी बेसिस पे, और कंपनी उसकी मेंबरशिप को कैंसिल कर देती है। जो अमाउंट वो अब तक पे कर चुका है ऑलरेडी उसको वापस बिल्कुल नहीं किया जाता, उस अमाउंट को जो है वो कंपनी फोरफिट करके अपने पास रख लेती है शेयर्स को। अब आता है कि शेयर फोरफीचर करने के बाद किस तरह की एंट्री पास की जाती है। जब शेयर्स को फोरफिट किया जाता है तो फिर से शेयर कैपिटल जो बढ़ाई गई थी, क्रेडिट की गई थी जब शेयर्स को इशू किया गया था, फिर से वो वापस कम कर दी जाती है उतने ही अमाउंट से जितने के शेयर्स फोरफिट किए गए हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है। उसके बाद टू शेयर फोरफिटेड, जितना अमाउंट अब तक रिसीव हो चुका है, चाहे वो एप्लीकेशन मनी है चाहे वो अलॉटमेंट मनी है, वो सारा का सारा अमाउंट जो है वो फोरफिट कर लिया जाता है। तो वो शेयर फोरफिट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। शेयर फोरफीचर अकाउंट में जब उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है तो वहां पे शेयर फोरफीचर नाम से एक अलग से अकाउंट हम जो मेंटेन कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी जितना अमाउंट पेड किया गया है बाय द शेयर होल्डर जिसने डिफॉल्ट किया है वो सारा अमाउंट वहां पे डाल दिया जाता है। उसके बाद कॉल्स इन एरियर्स, कुछ अमाउंट ऐसा था जिसकी वजह से हमने फोरफीचर किया, वो अमाउंट वो था जिस अमाउंट पर हम कह सकते हैं कि फोरफिटेड अमाउंट जो है वो हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि कुछ अमाउंट जो है वो शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, यानी कॉल इन एरियर्स किए, यानी कुछ अमाउंट जो कॉल्स वाला था या अलॉटमेंट वाला था वो पे नहीं कर पाया, तो उस रिमेनिंग अमाउंट को जो अनपेड रह गया उसे कॉल्स इन एरियर्स में डाल दिया जाता है। कॉल्स इन एरियर्स यानी कि टू कॉल्स इन एरियर करके हम उसे क्रेडिट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम एंट्री को पास करते हैं। या एज यहाँ एक चीज ध्यान में रखने वाली है कि जो कॉल का अनपेड अमाउंट है वो कॉल्स इन एरियर में हम ट्रांसफर कर देंगे, और जितना अमाउंट रिसीव हो चुका है वो सारा का सारा अमाउंट हम शेयर फोरफीचर अकाउंट में डाल देते हैं, और फिर से हम शेयर कैपिटल को रेज करके दिखा देते हैं। यानी कि शेयर कैपिटल हम डेबिट कर रहे हैं, यानी कि शेयर कैपिटल फिर से उतने अमाउंट से क्या हो गई है, लेस हो गई है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये तो अभी हमने देखा कि कैसे शेयर्स को फोरफीचर किया जाता है, कैसे शेयर्स जब इशू किए जाते हैं तो एंट्रीज पास की जाती हैं, कैसे उसको पार वैल्यू डिस्काउंट वैल्यू पे किस तरीके से प्रीमियम वैल्यू पे शेयर प्रीमियम अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। ये सारी एंट्रीज हमने देखी जो काफी डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। अगर हमें ये लग रहा है कि ट्रांजेक्शन कैसे हम परफॉर्म करेंगे तो बहुत इजीली कोई भी प्रॉब्लम जो गिवन होती है उसमें सारी ही डिटेल कि कितने कितने अमाउंट को एप्लीकेशन पे मंगाया गया, कितने अमाउंट को आगे कॉल्स में कन्वर्ट किया गया, अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट मंगाया गया, वो सारा ऑलरेडी गिवन होता है। हमें बस उसको मल्टीप्लाई करके शेयर्स के साथ जितने भी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ शेयर्स हैं उसके बाद हमें वैल्यू डेबिट और क्रेडिट साइड में प्लेस करनी होती है। उसके बाद आता है, ऐसा भी हो सकता है कई बार कि जो शेयर्स फोरफिट कर लिए गए हैं उन शेयर्स को री इशू किया जाए, क्योंकि कंपनी अपना लॉस नहीं कर सकती। कंपनी ने जितने भी शेयर्स इशू किए हुए हैं उन शेयर्स के इशू करने के बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर वो फोरफिट कर लिए गए हैं तो क्यों ना उनको फिर से री इशू किया जाए, क्योंकि कैपिटल तो जनरेट करनी ही करनी है। तो हो सकता है किसी और मेंबर या किसी और पर्सन को शेयर इशू कर दिए जाए। जब किसी और मेंबर या किसी और पर्सन को शेयर इशू किए जाते हैं तो उस केस में पॉसिबिलिटी है कि जब रीइशू किया जाता है तो वो पार पर भी रीइशू हो सकता है, और इसके अलावा प्रीमियम पर भी रीइशू किया जा सकता है। लेकिन जब शेयर्स को दोबारा से रीइशू किया जाता है तो एक चीज का ध्यान रखना यहाँ बहुत जरूरी है कि शेयर्स को जब पार या फिर प्रीमियम पर इशू किया जाएगा तो उन्हें डिस्काउंट पे नहीं इशू किया जाता है रीइशू करते टाइम। और दूसरी चीज ये जो ध्यान रखने वाली है कि शेयर्स को रीइशू करते टाइम हमेशा सारा अमाउंट इकट्ठा ही मंगवा लिया जाता है, उसको ब्रेक करके नहीं मंगाते जैसे फोरफिट करने से पहले मंगाया गया था। अब ऐसा नहीं होगा।
अब शेयर्स को इकट्ठा ही कॉल किया जाएगा, जितना भी अमाउंट था वन टाइम में पेमेंट करनी पड़ेगी उस नए शेयर होल्डर्स को जिसको फोरफिटेड शेयर रीसेल किए गए हैं। तो जब हम री इशू करते हैं अगर पार पे, तो बिल्कुल सेम ही ट्रांजेक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो एंट्री भी उसी तरीके से होती है। बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है तो बैंक अकाउंट बढ़ जाता है, डेबिट हो जाता है, ऑन दी कैपिटल फिर से क्रिएट हो गई है। तो जितने अमाउंट के हमने शेयर फिर से इशू किए हैं उतने ही अमाउंट की शेयर कैपिटल हम इंक्रीज करके दिखा देते हैं क्रेडिट साइड में, यानी कि फोरफिटेड शेयर्स को री इशू कर दिया गया लेकिन पार वैल्यू पे। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी प्रीमियम पर भी उन शेयर्स को इशू करे। अगर वो प्रीमियम पर उन शेयर्स को इशू करती है तो उस केस में हम ट्रांजैक्शन किस तरह एंट्री करने वाले हैं वो देख लेते हैं। बैंक अकाउंट तो ऑफ कोर्स इस केस में भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे दो तरह का अमाउंट हमें मिलेगा। एक मिलेगा शेयर कैपिटल अकाउंट का पैसा, यानी कि शेयर कैपिटल जितनी टोटल वैल्यू की थी वो पूरा अमाउंट हमें इकट्ठा मिल गया, यानी कि 100 रुपीज का शेयर था तो एक शेयर जो है 100 रुपीज का था, तो 100 रुपीज हमें हमारे बैंक अकाउंट में रिसीव हो गए। दूसरी चीज ये है कि अगर 100 रुपीज का शेयर 120 यानी प्रीमियम पर इशू किया गया था तो 20 रुपीज एडिशनल हमें मिले प्रीमियम के। जो 20 रुपीज हमें एडिशनल प्रीमियम के मिलते हैं उनको फिर से हम क्या करते हैं, शेयर प्रीमियम अकाउंट या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ओपन करते हैं जिसमें हम उस एंट्री को डाल देते हैं, यानी कि शेयर कैपिटल का अमाउंट शेयर कैपिटल में और शेयर प्रीमियम का अमाउंट जो है वो शेयर प्रीमियम अकाउंट में चला जाता है। जब शेयर प्रीमियम अकाउंट में अमाउंट डाल दिया जाता है तो हम उसे क्रेडिट कर देते हैं, और क्रेडिट करने के बाद इस तरीके से हम री इशू एट प्रीमियम की एंट्री पास करते हैं। अब हमारा पूरा का पूरा अमाउंट जो फोरफिटेड शेयर्स पर था वो रिसीव हो चुका है, और इस तरीके से हम अपने फोरफीचर को री इशू में कन्वर्ट कर सकते हैं। फोरफीचर का जो भी शेयर प्रीमियम अकाउंट था, जो भी पैसा हम फोरफिट कर चुके हैं उसके भी पर्टिकुलर प्रोविजंस होते हैं जिनके लिए उसे यूज किया जा सकता है। शेयर प्रीमियम का अकाउंट जो हम अलग से बना रहे हैं उसके भी पर्टिकुलर प्रोविजंस होते हैं जिनके लिए हम उस अमाउंट को यूज कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर्स आज हमने इशू से रिलेटेड सीखे हैं, और हमने ये भी जाना कि किस तरीके से पूरा शेयर कैपिटल का प्रोसीजर चलता है, क्योंकि शेयर जब इशू किए जाते हैं तो यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है कि जो मैं आपके साथ अभी यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि अगर कई बार ऐसा भी होता है, कंडीशन ऐसी भी रहती है कि कई बार जब शेयर्स को इशू किया जा रहा है तो शेयर्स को जब अलॉट करने के लिए मार्केट के अंदर सब्सक्राइब करने के लिए इशू किया जाता है तो कई बार एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाती हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि एप्लीकेशन बहुत कम आती हैं, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी कि दो ऐसे केसेस जिन केसेस में कई बार हमारे पास कम शेयर्स हैं और एप्लीकेशन ज़्यादा शेयर्स के लिए आ गई, और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास शेयर्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन एप्लीकेशन इतने शेयर्स के लिए नहीं आई है, हमारे पास कम आई हैं। तो इस केस में जब अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आता है तो फिर हमें प्रो राटा यूज करना पड़ता है। प्रोराटा का मतलब ये होता है कि जिन लोगों ने हमारे पास जितने भी शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई किया है हम उनको उतने शेयर्स के कंपैरेटिवली कम शेयर्स इशू कर सकते हैं। तो अगर हम उनको प्रोराटा यूज करके कम शेयर इशू कर रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए एप्लीकेशन अगर ज्यादा शेयर्स के लिए आ गई तो हम उनको ज्यादा शेयर्स नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स हैं। और अब जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं हम उनको जब हम इशू कर रहे हैं उनको शेयर्स तो प्रोराटा लगा देंगे, यानी कि अगर किसी ने ए ने सपोज कीजिए 10 शेयर्स हमसे मांगे हैं तो हम हो सकता है उनको 3 शेयर्स दे, 5 शेयर्स दे, डिपेंड करता है जो भी प्रॉब्लम्स हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंगली। तो हम वहां पे उनको शेयर्स प्रोराटा बेसिस पे अलॉट कर देंगे अलग अलग सब्सक्राइबर्स को। तो ये मेथोडोलॉजी हम प्रोराटा की यूज करते हैं जिसमें हम शेयर्स को कंपैरेटिवली कम इशू करते हैं जब हमारे पास ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है अकॉर्डिंग टू द प्रोराटा। तो प्रोराटा की कैलकुलेशन हमें स्टिल थोड़ा सा क्यूमबरसम लगती है क्योंकि वो वर्किंग नोट्स में हमें अलग से करनी पड़ती है और उसके बाद हमें उसको एंट्री पास करनी पड़ती है। अदरवाइज जो बाकी फीचर और रीइश्यू का क्राइटेरिया रहता है दैट विल रिमेन सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, उसमें इसी तरीके से एंट्री पास करके हम रीइश्यू और फीचर परफॉर्म कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग की हमारी एंट्रीज होती है जैसा मैंने आपको बताया एप्लीकेशन से रिलेटेड, अलॉटमेंट से रिलेटेड, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल से रिलेटेड, वो सारी सेम ही एंट्री हर जगह पे परफॉर्म करनी पड़ती है, उनमें कोई चेंजेस नहीं होते। हाँ, अमाउंट हर जगह पे वेरी करेगा डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, अदरवाइज
उसमें और कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो ये पूरा क्राइटेरिया आज हमने अपने वेबिनार में जाना कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं शेयर कैपिटल के अंदर, किस तरीके से एंट्रीज पास की जाती हैं, तो उनकी इंपॉर्टेंस को हमने समझा और उनकी कैलकुलेशन को भी हमने देखा कि किस तरीके से कौन कौन सी कैलकुलेशन, हम ये दोबारा भी एक बार मैं आपको व्यू करा देती हूँ कि किस तरीके से पूरा का पूरा अमाउंट इकट्ठा नहीं मंगाया जा रहा, अलग अलग सेपरेशन हो रही है। 20 हमने एप्लीकेशन पे मंगाए हैं, 20 हमने अलॉटमेंट पे मंगाए हैं, फिर 30 इस तरह से देख सकते हैं अलॉटमेंट पे 30 मंगाए हैं, फिर हमने 20 फर्स्ट कॉल पे और 30 हमने सेकंड कॉल पे यानी फाइनल कॉल पे मंगाए हैं। तो इसी तरीके से हमें जितना भी शेयर यूनिट्स गिवन है उनके साथ मल्टीप्लाई करके हम अमाउंट को प्लेस कर सकते हैं। कैलकुलेशन जैसा मैंने आपको बताया सिर्फ प्रो राटा के केस में आती है, अदरवाइज फोरफीचर और रीशू के एंट्री ऐसे कैसे हम परफॉर्म कर देते हैं। ये सारी स्टोरी हमने आज शेयर कैपिटल इशू एंड फोरफीचर के बारे में इस वेबिनार में सीखी। आई होप आपको वेबिनार पसंद आया होगा और सारी डिटेल्स जो हैं वो अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। अब आपको शेयर कैपिटल जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगने वाला है, क्योंकि अगर हम इसको बहुत ईजी मेथडोलॉजी से करें तो ये काफ़ी ईजी चैप्टर होता है। हाँ, ये काफ़ी लेंथी चैप्टर ज़रूर है, लेकिन इसको समझना, इस टॉपिक को समझना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को करते जाते हैं तो हमें और ज़्यादा एक्सपर्टीज इसमें मिलती जाती है। फिर धीरे धीरे हमें सभी एंट्रीज मक्ड अप हो जाती हैं और हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है कि हम इसके एंट्रीज को ईजिली किसी भी प्रॉब्लम में इंसर्ट कर पाएँ। That's all for today. That's all for this webinar. And whatsoever we learned related with the share capital, I hope you like that. That's all for this particular webinar. Thank you very much.